साहब, बीजेपी के धार्मिक नीति को लेके विपक्ष सवाल उठाता रहा है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो या बाकी धर्म के मामले हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूल रूप से ये सनातन धर्म अवलंबी देश है और बहुसंख्यक सनातनी लोग हैं जी। और हिंदू सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म भारत में, और ये सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग का धर्म है जी। और जो इस्लाम आया है वो 7वीं शताब्दी में आया। जी जी। 1191 तक तो ठीक था, तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी थे, उसको गलत माफ कर दिया जी जी। और मोहम्मद गोरी को 1192 में वो सल से पराजित हो गए। तो फिर गोरी 1192 से यहाँ का बदला, गोरी पे सदजिया, खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोधीज, फिर मुगल्स, फिर अंग्रेज, उसके बाद तो क्या हमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, परंपरा और पूजा पद्धति को अक्षुण्ण बनाने का काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बहुत हमले हुए, उन्होंने भी किया, यमुनों ने भी किया, डचेस ने भी किया, पुर्तगाली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष के बाद शायद ही कोई हिंदू सम्राट इस देश में हुआ। वो एक तीर आज तक लगा हुआ है, हेमू के जो लगा आंख में, पानीपत सेकेंड जी 1556, अकबर और हेमू मेरा लड़ाता। प्रोफेसर साहब, आप कानून मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, आज न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही इसका संकट आया हुआ है। कल पार्लियामेंट में 145 सांसदों ने महाअभियोग के लिए अपील की अध्यक्ष महोदय से, तो आपको लग रहा है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ ही नहीं रहा, दिख भी रहा है, पकड़े भी लोग जा रहे हैं? लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए और किसी भी एक स्तंभ में यदि गुण लग गया तो डेमोक्रेसी का ये चौखंबा राज जो है भरभरा के गिर पड़ेगा। लेकिन सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जुडिशरी पर जैसे है ना थोड़ा ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुकदमे यदि कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पे लगेंगे तो उसका अंतिम फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका। लास्ट मुहूर्त तो सुप्रीम कोर्ट या छोड़ेगा, एक्विटल करेगा। तो फिर जैसे शिक्षक से, चिकित्सक से उम्मीद की जाती है, पत्रकार से और नेता रोल मॉडल है कि आप लोग ज्यादा अच्छे रहें, तो पारदर्शिता तो रहनी चाहिए। अब थोड़ी चुनौतियां ये है कि भ्रष्टाचार एक अलग मसला है, सोसाइटी से ही सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसी सोसाइटी होगा, जैसा दही होगा वैसी मक्खन निकलेगा, जैसा दूध होगा वैसा दही जमेगा, जैसा दही जमेगा वैसा मक्खन निकलेगा, जैसा मक्खन निकलेगा वैसा घी होगा। लेकिन पेंडिंग केसेस एक चुनौती है, उसके लिए मोदी सरकार बहुत कर रही है कि वर्चुअल कोर्ट हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आप अपने खेत से खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। तो डॉक्टर लिखता था मेडिकल रिपोर्ट, फिर वो 200 किलोमीटर दूर उसका ट्रांसफर हो गया, केवल ये बताने आता था कि एमआई मैंने की है। एफआईआर का लेखक हेड कांस्टेबल के लिए कहना आता था कि मेरे हस्तलिखित है, अब वहीं से बैठे बैठे थाने से कहते हैं कि उर्दू दिया हमने। और जजेस के पास रोज जुडिशरी रिमांड के लिए वो गाड़ी से लाते थे, वो भाग भी जाते थे, आज जेल से पेश हो सकते हैं। तो ये जो कोरोना के पीरियड ने हमें नुकसान बहुत किया, लेकिन बहुत सी चीजें आयाम भी आए। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था की तारीफ होती है, लेकिन साथ में एक बात कहा जाता है कि प्रशासन के माध्यम से बुलडोजर की राजनीति चल रही है, ठोकों की राजनीति चल रही है, और जो लोग मारे जा रहे हैं इनकाउंटर के नाम पे वो किसी विशेष समुदाय के लोग हैं। ऐसा नहीं, इनकाउंटर समूह क्लास का भी हुआ था, ठाकुर भी मारे जा रहे हैं, बैकवर्ड भी मारी जा रही है, माइनॉरिटी भी मारी जा रही है। जिन जातियों में अपराधी ज्यादा है तो तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या ज्यादा होगी, उनकी संख्या ज्यादा होगी। अब आप देख लो कि समाज के लोगों को मैं देखता हूँ कि जेल में सबसे कम होते हैं, तो फिर इनकाउंटर में नहीं समझ रहा हूँ कि कोई सा हो रहा है। और इनकाउंटर का तो साफ नियम है कि जुडिशियल जांच होगी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और जुडिशरी मैनेज नहीं हो सकती है। एसडीएम साहब करेंगे तो शायद धमक में आ सकते हैं जो है। तो एक ये नंबर 2 बात है कि अपराधहीन समाज तो गुप्त काल जो भारत का स्वर्ण युग था उसमें भी नहीं था, लेकिन सपा बसपा और भाजपा की तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो बहुत अंतर है, अपराध बहुत
कम हुए हैं। और सपा की सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी, गेट पे खड़ी होती थी, पकड़ तो नहीं होगी। किसान खेतों में रात में पानी नहीं लगाता था, अपहरण हो जाएगा। और व्यापारी अपने नियत समय से दुकान बंद करके, यदि रोज के समय से लेट हो जाता तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं चल गया, गोली तो नहीं लगी। उस हिसाब से योगी की सरकार कानून व्यवस्था का सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी ये है कि जिसको ऑब्जेक्शन है बुलडोजर से, तो कोर्ट में गए हैं। तो बुलडोजर जो हो रहा है वो भी कानून के सम्मत ही चलता है। ये होता है कि ये वो अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और गिरोहबंद है, और पहले संबंध कोर्ट पे उन पे फर्क ही नहीं पड़ता संबंध का। फिर विलेबल वारंट आता है, फिर नॉन विलेबल आता है, फिर 82 होती है, फिर 83 होती है। बंदे को कोई चिंता ही नहीं है। तो लास्ट में ये वाली कार्रवाई करनी पड़ती है जो अपराध अदालत और पुलिस की इज्जत ही नहीं करते। प्रोफेसर साहब, आगरा में कॉलेज में आप प्रोफेसर भी थे, शिक्षा से आपका लंबा संबंध रहा है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रामीण और कमजोर वर्गों को क्या शिक्षा पहुंच रही है, इसलिए आपके क्या विचार है? नई एजुकेशन पॉलिसी आमूलचूल परिवर्तन है, बहुत विलंब से आई। जी। क्योंकि हम और आप जब पढ़ते थे, बीए कर लो, एमए कर लो, नौकरी लगी, लॉ कर लो, पीएचडी कर लो, बीएड कर लो, कोर्सेज कहाँ थे? जी। जॉब ओरिएंटेड नहीं थे, व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी। और पानीपत के युद्ध तीनों पढ़ लो, मुगलों के हाथ के कारण सब। तो वो सर्विस के लिए थोड़ा सा ठीक था, लेकिन रोजगार के लिए ठीक नहीं था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो व्यवहारिक शिक्षा और उससे ये है कि जॉब ओरिएंटेड है। प्रोफेसर साहब, एक नई स्वरूपा पिछली बार सरकार और कैबिनेट ने अप्रूव किया, जातीय जनगणना का। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा, या राहुल गांधी जो इसके प्रेरणा हैं, विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, किसी ने कहा कि सूरज पूरब से उगता है जी, और कोई उस पर मौन रहा, टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा। और फिर उसने कहा कि सूरज पूरब से उगता है, तो पहले वाले को श्रेय नहीं मिलेगा। जी। ठीक है ना? तो आइडिया सब एक साथ 10 साल में लागू नहीं हो सकती चीजें। लेकिन हर कैबिनेट मोदी जी की जब बाहर आते हैं प्रवक्ता, तो कुछ न कुछ जनहित के काम लेकर आते हैं। श्रेय उनको क्यों मिलेगा? किया किसने? जो करेगा, कैबिनेट डिसीजन करेगा, श्रेय तो उसे मिलेगा। ऐसे तो अभी लोग कहेंगे कि इस वाले बुध पे नहीं गए, आप मंगल पे गए और उस पे गए। तो जब चले जाएंगे तो आज जो कह रहा है कि आप नहीं गए, तो उसको श्रेय थोड़े मिलेगा। बजट के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन जाति जनगणना का पूरा लाभ भी मिलेगा, और लाभ के लिए नहीं होना चाहिए योजना। वो जो डिजर्व करे जिस चीज के लिए, उसके लिए होना चाहिए। अब परोक्ष रूप से लाभ मिले तो मिलता रहे, लेकिन लाभ के लिए कोई काम होना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने नारा दिया था, तो मेरा बड़ा प्रिय विषय है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। लोगों ने अपना वोट देखा कि बड़ी संख्या में राज और कोई कर रहा है, तो उन्होंने राज को पलटा। तुरंत एक दूसरा नारा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी हिस्सेदारी। तो फिर लोगों ने अपनी रैलियों के सम्मेलन करके संख्या भारी दिखाती, भागीदारी की। फिर लगा ये तो बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो उसी पार्टी ने तीसरा नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना का एक बड़ा फायदा ये होगा कि चूंकि वो घोषित नहीं थी, वैसा तो कांग्रेस को दोष देना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हम श्रेय लेंगे राहुल गांधी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, और बहुत आज पहली बार कोई कह रहा है कि ज्यादातर जनगणनाएं आपके राज्य में हुई है। ठीक है ना? लास्ट 1931 में संभवतः जाति जनगणना हुई थी, और इधर 47 में देश आजाद हो गया, 50 में सरकार बन गई। आपने जाति जनगणकों को भेजा, मकान पक्का है, मकान कच्चा है, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बिजली है नहीं है, कार है नहीं है, टीवी है नहीं है, तमाम फ्रिज है, थोड़ा डिटेल में बोलना पड़ेगा, फ्रिज है नहीं है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है। आपने इतनी सारी जब बातें पूछनी, एक कॉलम, मैं तो इसमें 2 कॉलम चाहता था। एक कॉलम में जाति आ जाए और दूसरे में उपजाति आ जाए। जैसे ब्राह्मणों तो शुक्ल आ जाए, आ जाए, तिवारी आ जाए, है ना? तो उसमें ये आ जाए, क्षत्रिय है तो कौन से वाले क्षत्रिय। जब हम इसी को उतर रहे हैं तो जरा ढंग से उतर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका एक बड़ा फायदा होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में
जब राजनीतिक जाते हैं टिकट मांगने जाती है, जी जी, क्योंकि उनकी संख्या दिखती नहीं है। दिखती नहीं। तो अक्सर कहा गया, अरे यार हमारी माँ एक कहावत कहती थी, 1.5 घुंटिया टीले पे खलिहान। तो 1.5 भुट्टे हैं और टीले पे ऊंचाई पे खलिहान बना रहे हो कि भीड़ ना जाए। तो ऐसे लोग कहते थे, अरे यार कहाँ हो, 2-4 घर तुम्हारे होंगे। ये मैंने भी सुने हैं। जी जी जी, ये राजनीति की शुरुआत के दिनों में ये जुमले मैंने सुने, सभी दिनों से सुने। अरे यार कहाँ है, नहीं नहीं इतना आपका नहीं है। तो मुझे कई चुनाव गिनती कराने के लिए लड़ने पड़े कि चलो गिनती करके ये बताएंगे, चुनाव लड़ के भले हार जाए कि और इसमें संख्या कितनी है। नंबर 2 बात, तो अरे चाहे जिला पंचायत मांगो, नगर पालिका मांगो, तो जात के आधार पर कई बार टिकट कट जाती है कि आपकी संख्या नहीं। तो अब कोई दे या ना दे आपको, लेकिन सूचना के अधिकार में पूछा जाएगा देश में हमारी कितनी है, राज्य में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, और राज्य में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, और इस मोहल्ले में कितनी है, सॉरी इस ग्राम सभा में कितनी है। अब 2 या ना 2, नगर पंचायत में कितनी है, नगर पालिका में कितनी है, नगर निगम, अब 2 या ना 2। मुझे लगता है यहाँ भी कहा जाएगा। फिर जिनको नहीं देना होगा वो कह देंगे कि सर्वे आपके खिलाफ है, इंटेलिजेंस आपके खिलाफ है, छवि आपकी ठीक नहीं है। लेकिन एक अच्छा हो गया कि उसके अनुसार कुछ योजनाएं भी बनेंगी कि जो समाज के में कम संख्या में अंतिम पायदान पर है लोग वेलफेयर के लिए बनेगी। दूसरा ये बात होगी कि जिन दलों का, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक नहीं हो पाया है, उनकी संख्या बहुत थी, तो वो एक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जाति के अनुसार टिकट भी सबसे अच्छी नहीं होती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी संख्या कम हो तो वो जीतने के लिए हाथ पांव बहुत मारता है, तो वो फिर क्षेत्र में जाता है। और जिनकी 4 लाख 5 लाख होती है लोकसभा में, तो वो कहते हैं अरे भाई हमारा तो है ही, मेरा तो है ही, तो वो डरता रहता है कम वाला, और इसी फार्मूले पे वर्किंग अच्छी हो जाती है। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कल उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दिया। आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक खेल चल रहा है या सही मायने में स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई राजनीतिक जी है, राजनीति के, और ना कोई कारण है। उन्होंने स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वास्थ्य कारणों की जानकारी देते हुए और इस्तीफा दिया, तो उसका यही कारण। प्रोफेसर साहब, आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।